नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है कक्षा 12 के इतिहास विषय के अध्याय नंबर 3 की तरफ, जिसका नाम है यूरोप में पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन और औद्योगिक क्रांति। आज हम चर्चा करेंगे भाग 4 के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं औद्योगिक क्रांति। पिछले वाले भाग के अंदर हमने पुनर्जागरण के बारे में चर्चा करी थी कि साहब यूरोप के अंदर कितने बड़े-बड़े बदलाव हो रहे थे। हमें वहां पर देखने को मिल रहा था कि जो धर्म था उसके अंदर जो कुरीतियां जुड़ चुकी थी, जो धार्मिक कट्टरता जुड़ चुकी थी, उसको खत्म करके पुनर्जागरण चलाया गया। साथ-साथ में हमें देखने को मिल रहा है कि अब धर्म के अंदर सुधार की बातें हुई तो सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। और इन सभी बिंदुओं के साथ-साथ में आज यानी कि भाग नंबर 4 में हम देखेंगे एक क्रांति के बारे में। पर ये जो पूरी की पूरी क्रांति है वो सिर्फ और सिर्फ हमें देखने को मिलेगा कि लोगों की क्रांति नहीं है, कोई स्वतंत्रता के लिए क्रांति नहीं है। ये पूरी की पूरी जो क्रांति है, वो है उद्योग के लिए। तो आप कहेंगे साहब उद्योग के लिए क्रांति? तो हाँ, जब कारखानों के अंदर जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, वो बदल जाएगी, जब नई-नई मशीनों का आविष्कार होगा, जब राजनीतिक ढांचा, सामाजिक ढांचा, लेबर के जो नियम हैं, उनके अंदर बड़े परिवर्तन आएँगे, तो हम उसको एक क्रांति की संज्ञा देंगे और जिसको कहेंगे साहब उद्योग की क्रांति यानी औद्योगिक क्रांति। तो चलिए, पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि औद्योगिक क्रांति है क्या? औद्योगिक क्रांति का सामान्य भाषा में अर्थ है उद्योग की कार्य प्रणाली व उत्पादन में होने वाली परिवर्तन क्षमता। अब यहां पर ध्यान से समझिए, जब मैं उद्योग की बात करता हूं तो हमें देखने को मिलता है पहले के समय पर उद्योग जो था वो अपने आप में बहुत ज्यादा कमजोर था। मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपने आप को कृषि से जोड़ते थे, किसानी किया करते थे और उद्योग धंधे जो थे वो बहुत कम लोग पूर्णतः किया करते थे। लेकिन हमें देखने को मिलता है इस पूरी की पूरी औद्योगिक क्रांति के अंदर हम देखेंगे कि उद्योग की जो कार्य प्रणाली है, कार्य प्रणाली मतलब कि साहब कारखानों के अंदर किस प्रकार काम होगा। पहले के टाइम पर होता था कि वस्तुएं जो बनाई जाती थी वो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग तरीके से बनाई जाती थी। जैसे अगर कपड़ा बनाने की प्रक्रिया की बात करूं तो हमें देखने को मिलता था कि रॉ मटेरियल जो है वो कहीं और से आ रहा है। साथ-साथ में हमें देखने को मिल रहा है कि उस कपड़े को सिलने का जो काम है वो एक अलग वर्क कर रहा है, अलग जगह पर कर रहा है, रंगाई का काम अलग जगह पर कर रहा है, तय उसकी अलग जगह पर हो रही है, पैकेजिंग उसकी अलग जगह पे हो रही है और फिर उसका व्यापार अलग जगह पे हो रहा है। तो यानी पूरी की पूरी जो प्रक्रिया थी वो बटी हुई थी। लेकिन अब हमें देखने को मिलेगा कि उद्योग की कार्यप्रणाली के अंदर बड़े महत्वपूर्ण बदलाव देखेंगे। और दूसरा, यहाँ के अंदर उत्पादन में होने वाली जो परिवर्तन है, उसकी श्रृंखला यानी कि जो उत्पादन किया जाएगा, जो प्रोडक्शन किया जाएगा, उसके अंदर भी बड़े बदलाव देखने को मिले। यानी हम पूर्णतः कह सकते हैं कि साहब जो उद्योग था उसके अंदर जो बड़े सकारात्मक परिवर्तन हुए, जिसने प्रक्रिया को बदल दिया, जिसने उत्पादन को पूर्णतः बदल दिया, उसको हम कहेंगे साहब औद्योगिक क्रांति। क्योंकि इस क्रांति के अंदर हमें देखने को मिलता है कि कारखानों की प्रक्रियाएं बदली गई, मशीन पूर्णतः बदली गई, जो लेबर कार्य करती थी उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कार्य किए गए। तो ये अपने आप में क्रांति कहलाई, इस वजह से औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति ने हस्त उत्पादन यानी हाथ से बनने वाली जो सामान थे, हस्त उत्पादन प्रणाली को घर से बाहर निकालकर एक निश्चित स्थान पर मशीनों से होने वाली उत्पादन श्रृंखला के अंदर पूर्णतः बदल दिया। अब स्थिति क्या हो गई? देखो भैया क्या स्थिति हुई। अब स्थिति हमें देखने को मिली कि अब जो घर पर हर चीजों का उत्पादन हो रहा था उसको बदलकर अब हमें देखने को मिलेगा कि पूरी की पूरी कारखानों के अंदर जो है वो कार्य किए गए। अब ये बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है एक क्रांति की शक्ल में, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का शब्द है सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सर्वप्रथम फ्रांस के जॉर्जेस मिशेले ने किया। साथ साथ में जर्मनी के काराइक एजेन ने इसका पूर्णतः इस्तेमाल किया। अंग्रेजी के अंदर इसका सर्वप्रथम प्रयोग की अगर मैं बात करता हूं तो अर्थशास्त्री जिनका नाम था अर्नल्ड टॉयनबी द्वारा 1760 से 1820 के मध्य हुए परिवर्तनों को यहां पर पूर्णतः औद्योगिक क्रांति की संज्ञा दी जाती है। यानी हम देख सकते हैं कि उद्योग क्रांति जो थी उसके शाब्दिक शुरुआत किसने करी, इसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा करी। लेकिन यहाँ पर एक सन बड़ा इंपॉर्टेंट दिया गया है। यह है साहब 1760 से लेकर 1820 तक का समय। ये वो समय था जब हमें देखने को मिल रहा है कि अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड अपने आप में बड़ी ताकतवर बनता जा रहा था। यूरोप के अंदर भी उसका वर्चस्व जो था स्थापित हो चुका था। यूरोप के अंदर फ्रांस के अलावा ऐसी कोई ताकत नहीं थी जो इंग्लैंड का जो है वो सामना कर सके। इसके अलावा इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों के जरिए अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ोतरी कर दी थी। अब 1760 का समय अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो अंग्रेज जो है अपने राज को यहाँ पर पूर्णतः जमा रहे थे, अपने आधिपत्य को यहाँ पर पूर्णतः स्थापित कर रहे थे। तो 1760 से 1820 के मध्य में ब्रिटेन के अंदर जो हुए बड़े बदलाव, उद्योग को लेकर जो बदलाव हुए, उस पूरे के पूरे समय को औद्योगिक क्रांति के समय के तौर पर देखा जा सकता है। पर सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर उठता है कि जो औद्योगिक क्रांति हुई, इसके कारण क्या है? कारण जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये क्रांति कोई 1 साल की 2 साल की प्रक्रिया तो है नहीं, ये तो काफी सारे सालों की प्रक्रिया है। तो जब इतनी बड़ी प्रक्रिया है तो इसके कारण भी काफी सारे होंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं एक एक कारण के ऊपर। औद्योगिक क्रांति के कारण। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड के अंदर प्रारंभ होने के निम्नलिखित कारण थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जब मैं पुनर्जागरण की बात करता हूं
तो मैंने यहाँ पर देखा था कि सब पुनर्जागरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है इटली के अंदर। और जब हमने चर्चा करी थी कि साहब पुनर्जागरण की प्रक्रिया इटली के अंदर क्यों शुरू हुई, तो हमने देखा था साहब कि इटली की भौगोलिक स्थिति वैसी थी। इटली के अंदर हमें देखने को मिलता है कि साहब व्यापार जो था वो बड़े स्तर पर फल रहा फूल रहा था। इस वजह से इटली के अंदर जो है वो पुनर्जागरण पूरी तरीके से उठता है। उसी तरीके से हमें देखने को मिलता है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है इंग्लैंड के अंदर। अब आप कहेंगे सर इंग्लैंड के अंदर ही क्यों हुई, यूरोप के अंदर तो और भी दूसरे क्षेत्र थे जहां पर व्यापार अच्छा होता था। भाई इंग्लैंड के अंदर हर वो चीज थी जो औद्योगिक क्रांति को देने लायक थी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक मजबूत सरकार, वहां का जो व्यापारी वर्ग था वो ताकतवर था, वहां का तो जो बैंकिंग सिस्टम था वो अपने आप में बड़ा ताकतवर था। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि वहां के जो इंग्लैंड के अंदर बड़े बड़े आविष्कार हुए उसकी वजह से औद्योगिक क्रांति को बढ़ोतरी मिली। इस वजह से हम देख सकते हैं कि साहब जनसंख्या भी अच्छी थी, क्षेत्र भी अच्छे थे, व्यापार भी अच्छा था, बैंकिंग सिस्टम भी अच्छा था, राजनीतिक स्थिरता थी। इस वजह से औद्योगिक क्रांति जो है वो इंग्लैंड के अंदर शुरू हुई। तो पहले कारण की तरफ चलते हैं। इंग्लैंड के अंदर तत्कालीन समय में प्रति व्यक्ति आय यूरोप के अन्य देशों से ज्यादा थी। इंग्लैंड के लोगों की क्रय शक्ति अधिक होने से उत्पादन की मांग जो थी वो होने लगी, क्योंकि भैया क्योंकि वो चीजें ज्यादा खरीद सकते थे, परचेसिंग पावर ज्यादा थी, क्रय शक्ति ज्यादा थी। इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि चीजों की वहां पर डिमांड हुई, और डिमांड की वजह से हमें पूर्णतः देखने को मिलता है कि इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। दूसरी, इंग्लैंड की नौसेना समुद्र में व्यापारिक दृष्टि से एकाधिकार रखती थी। वह व्यापार के पक्ष में शक्ति व इस्तेमाल करती थी। व्यापारिक वर्ग नौसेना की सहायता से नए नए देशों पर राजनीतिक अधिकार कर व्यापार को बढ़ावा दे देते थे। अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, उन दिनों पर व्यापार किससे होता था साहब, तो दो तरीके से होता था, एक तो थल मार्ग से और एक जल मार्ग से। लेकिन इन दोनों मार्गों के अंदर जो सबसे ज्यादा सुगम था वो कौन सा था, तो आप बोलेंगे सर जल मार्ग। क्योंकि जलमार्ग जो था वो बहुत ज्यादा सुगम था, इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि इंग्लैंड के अंदर नौसेना की बड़ी ताकत थी। उसने नौसेना के दम पर बड़े बड़े उपनिवेशों को अपने अधीन किया, बड़े बड़े क्षेत्रों को अपने अधीन किया। और जब नौसेना होगी तो उसका इस्तेमाल हमें देखने को मिलेगा कि क्षेत्र के ऊपर आधिपत्य होगा और फिर वहां पर व्यापार को ढंग से जमा दिया जाएगा। तो नौसेना की वजह से इंग्लैंड जो है औद्योगिक क्रांति का एक गढ़ बना। इंग्लैंड को भारत जैसे उष्ण कटिबंधीय देश पर उपनिवेश बनाने का अधिकार मिला, और यह अधिकार उसे कपास जैसे कच्चे माल की आपूर्ति सुलभता से उपलब्ध करा देता। अगर मैं भौगोलिक स्थिति की बात करूं तो यूरोप और जो मैं कहूंगा सब उत्तरी यूरोप के क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों के अंदर हमें इतने ज्यादा कृषि के संदर्भ में अगर बात की जाए तो ताकतवर नहीं देखने को मिलते, क्योंकि उनकी भौगोलिक स्थिति वैसी, उनका क्लाइमेट वैसा है। भारत जैसे उपनिवेशों के ऊपर जब इंग्लैंड ने कब्जा कर लिया, तब अब ये पूरा का पूरा जो रॉ मटेरियल था यानी जो कच्चा माल था वो बड़ी आसानी से सुलभ और सुगम तरीके से इंग्लैंड तक पहुंच जाता था, और फिर उस कच्चे माल का तैयार प्रोडक्ट बनाकर, तैयार उत्पाद बनाकर जो है वो पूरी तरीके से इंग्लैंड बेच सकता था। चौथा, इंग्लैंड की वास्तविक पूंजी जो थी वो व्यापारिक वर्ग के हाथ में थी, जो अधिकाधिक वैज्ञानिक अनुसंधानों एवं प्रयोगों से उत्पादन बढ़ाने व उससे उपनिवेशों में खपा साथ साथ में लाभ कमाने का अग्रसर थे। ये वर्ग उद्योग धंधे व व्यापार में रुचि रखता था। अब स्थिति हमें तगड़ी देखने को मिलती है कि उद्योग की जो व्यापार जो वास्तविक पूंजी थी वो व्यापारी वर्ग की तरफ थी। अब देखो, इंग्लैंड के अंदर व्यापार को लेकर बड़ी अच्छी स्थितियां थी, और जो व्यापारी वर्ग था वो अपने आप में बड़ा ताकतवर था। जिस भी क्षेत्र के अंदर व्यापारी वर्ग अगर ताकतवर होगा तो वहां पर औद्योगिक क्रांति की आने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि साहब पूंजी जो है उसका सिर्फ इस्तेमाल, उसकी जो खपत है वो खुद के लिए नहीं की जा रही, वो व्यापार बढ़ाने के लिए की जा रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, भारत के अंदर एक बड़े व्यापारी वर्ग का अभाव था। यहाँ पर या तो राजशाही वर्ग था या फिर जो राजा से जुड़े हुए जो मैं कहूंगा साहब ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, या राजा से जुड़े हुए जो राजतंत्र के लोग थे वो ही ताकतवर थे। लेकिन इंग्लैंड के अंदर व्यापारी वर्ग भी अपने आप में ताकतवर था, पूंजी उसके पास थी, उसने उस पूंजी का इस्तेमाल किया और औद्योगिक क्रांति को बढ़ोतरी मिली। इंग्लैंड के अंदर बैंकिंग प्रणाली जो थी वो विकसित हो चुकी थी। इसके लिए नए नए उद्योग धंधों की स्थापना हेतु ऋण लेने तथा पूंजी जमा करने की यहाँ पर सुविधा हुई। कि साहब जो पैसे का चक्र था वो इंग्लैंड के अंदर बढ़िया तौर पर घूमने लग गया था, क्योंकि बैंकिंग प्रणाली जो थी वो इस्तेमाल हो गई। अब लोग अपने एक्स्ट्रा जो पैसे होते थे वो बैंक के अंदर जमा कर जाते थे, बैंक उस पैसे का इस्तेमाल करके और नए उद्योग धंधों को खोलने के लिए ऋण देता था। तो ये जो पूरा का पूरा बैंकिंग का चक्र था वो संपूर्ण तौर पर चलने लगा, बैंकिंग प्रणाली शानदार तौर पर चलने लगी, व्यापारिक स्थितियां बढ़ी तो औद्योगिक क्रांति बढ़ सकी। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है सब इंग्लैंड की रणनीति, राजनीति और प्रशासन दोनों व्यापार को प्रोत्साहित करते थे। शानदार बात थी। देखो, इंग्लैंड के अंदर हमें देखने को मिलता था राजा की ताकत थी, साथ साथ में संसद की भी ताकत थी, तो राजनीतिक स्थिरता जो थी वो अपने आप में ज्यादा ठीक थी। साथ साथ में वहां का जो प्रशासन था वो भी व्यापार को पूर्णतः बढ़ाता था। ऐसा कहा जाता है कि यहां तक कि जब नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस की सत्ता पे आया तो उसने ये चीज सोची कि अगर मुझे इंग्लैंड को बर्बाद करना है तो उसके व्यापार को बर्बाद कर। यानी आप सोच सकते हो कि वहां की राजनीति, वहां का प्रशासन जो है वो व्यापारिक दृष्टिकोण से था, उनके लिए व्यापार जो था वो अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरत था।
तो इस वजह से वहां पर शानदार राजनीतिक स्थिरता थी, प्रशासन भी था जो व्यापार को प्रोत्साहन देता था। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है साहब कि इंग्लैंड के चारों ओर समुद्र से होने वाला सस्ता परिवहन जो था वो उपलब्ध था, जो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र बनने में प्रोत्साहित कर रहा था। इंग्लैंड में 18वीं सदी में कृषि क्रांति हो चुकी थी। इससे अतिरिक्त उत्पादन के अन्य देशों के अंदर व्यापार के मध्य से पहुंचा लाभ जो था वो पूर्णतः कमाया जा सकता था। अब अन्य केंद्रों के अंदर हमें देखने को मिलता है कि व्यापारिक लाभ पूर्णतः यहाँ पर कमाया जा सकता था, जिससे स्थिति के अंदर हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। स्थिति के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी तो हमें पूर्णतः फायदा देखने को मिलेगा। आइए साहब, नेक्स्ट पॉइंट है साहब कि इंग्लैंड के अंदर 17वीं शताब्दी के अंदर वस्तु विनिमय के साथ स्थान पर मुद्रा का प्रचलन बढ़ गया। मुद्रा ने मजदूरों को नकद राशि उपलब्ध करा दी और खर्च करने के विकल्प जो थे वो उपलब्ध करा दिए। अब जैसे ही वस्तु विनिमय क्या होता है साहब? बार्टर सिस्टम, एक हाथ दो सामान, दूसरे हाथ लो। इंग्लैंड के अंदर स्थिति ये हुई कि वस्तु विनिमय पूर्णतः खत्म होकर मुद्रा आ गई थी। अब जैसे ही वहां पर मुद्रा का चलन हुआ तो स्थिति क्या हो गई? सब मुद्रा का चलन हुआ तो मजदूरों को नकद पैसे मिलने लगे। अब उनकी जो चीजों की खरीदने की शक्ति थी वो अपने आप में पूर्णतः बढ़ गई। खरीदने की शक्ति ज्यादा होगी तो चीजों को बनाना ज्यादा पड़ेगा। हमें देखने को मिलेगा कि पूरा का पूरा व्यापारिक चक्र चल जाएगा। 18वीं सदी में इंग्लैंड के 11 शहरों की आबादी दुगनी हो गई और इस बड़ी जनसंख्या हेतु उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता हुई। इस मांग ने कई आविष्कारों को प्रेरित किया। अब जब ज्यादा जनसंख्या होगी, खरीदने की शक्ति ज्यादा होगी, व्यापारिक स्थिति शानदार होगी, तो हमें देखने को मिलेगा कि नए नए चीजों को बनाया जाएगा। आविष्कारों के लिए जो है वो प्रेरणा मिलेगी। इंग्लैंड के अंदर उद्योग व कारखानों की आधारभूत आवश्यकता लोहा व कोयले की खान पाने जो थी वो आस पास थी और बहुतायत के अंदर उपलब्ध। अब हमें देखने को मिलता है कि सब उद्योग की क्रांति वहीं हो सकती है जहां पर लोहा हो, इस्पात हो, और इंग्लैंड के अंदर ये सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, जिस वजह से पूरी की पूरी स्थिति उसके लिए बढ़िया थी और इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। क्लियर? अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और देखेंगे औद्योगिक क्रांति के विविध क्षेत्रों के बारे में। औद्योगिक क्रांति के विविध क्षेत्र कौन कौन से? पहला देखने को मिलता है सब सूती वस्त्र उद्योग के अंदर हुए आविष्कार। इंग्लैंड के अंदर जो सबसे पहले, अगर मैं कहूंगा कि उद्योग की क्रांति के अंदर जो सबसे पहले कारखाने शुरू हुए वो सब सूती वस्त्र के थे। सूती वस्त्र के थे। और इससे हमें देखने को मिलता है जो कपास था वो अपने आप में इंग्लैंड के लिए बहुत ज्यादा जरूरत था। उन दिनों पर कपास की आपूर्ति कौन करता था? तो मुख्यतः अमेरिका किया करता था। हालांकि कुछ क्षेत्र बाद यानी कि 1860 की बात अगर मैं करूं तो भारत के पास भी स्थिति आ गई थी, भारत भी कपास बेच रहा था। पर अमेरिका जो था वो अपने आप में उस समय पर इंग्लैंड के, ऐसा कहा जाता है कि 3/4 कपास की आपूर्ति कर रहा था। तो शुरुआती जो उद्योग धंधे थे वो कपास से जुड़े हुए थे, सूती वस्त्र के धंधे थे। यहां पर हमें देखने को मिलता है शटल लूम का आविष्कार हुआ, जिसे फ्लाइंग शटल का भी कहते हैं। इसका आविष्कार 1733 के अंदर जॉन के ने किया। इससे चौड़ा कपड़ा बनाना जो था वो पूर्णतः संभव हुआ। इससे अगर चौड़ा कपड़ा बनेगा तो जो सूती वस्त्र उद्योग है वो अपने आप में फूलेगा फलेगा। स्पिनिंग जेनी बड़ी इंपॉर्टेंट, 1765 ईस्वी के अंदर जेम्स हारग्रीव्स ने इसके एक साथ कई धागे बनाने वाली मशीन का आविष्कार किया जिसको जेनी कहा गया। और ये जो मशीन थी अब वो बुनकरों के लिए अपने आप में बड़ी आसान हो गई क्योंकि एक साथ कई सारे धागों को रखा जा सकता। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है म्यूल। ये मशीन जेनी व वाटर फ्रेम दोनों के गुण वाली थी। इसमें धागा अच्छा व मजबूत बनने लगा। इसका आविष्कार जो है सैमुअल क्रॉम्पटन ने 1799 के अंदर किया। 1799 के अंदर सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है वाटर फ्रेम। ये रिचर्ड आर्कराइट द्वारा 1769 के अंदर वाटर फ्रेम नामक मशीन बनाई। इसमें सूती वस्त्र जो था वो अधिक तेजी से बनने लगा। अधिक तेजी से बनने लगेगा, ज्यादा बड़ी मात्रा में बनेगा तो हम देखेंगे साहब कि व्यापार अपने आप में बढ़ेगा। पावर लूम, एडमंड कार्टराइट ने 1787 के अंदर पावर लूम नामक मशीन बनाई। इससे धागे का टूटना जो था वो पूर्णतः बंद हो गया। उस समय पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि धागा टूट जाता था, पावर लूम से धागा जो था वो पूर्णतः टूटना बंद हो गया। नेक्स्ट सिलाई मशीन, 1864 के अंदर एलियास हावे द्वारा सिलाई मशीन का निर्माण किया गया। और सिलाई मशीन का जब निर्माण किया गया तो साहब सूती वस्त्र के धंधे के अंदर, उद्योग के अंदर तो एक ऐसी क्रांति हुई जो कभी सोची नहीं थी। अब आप एक एग्जाम्पल के तौर पे देखो जैसे हम कहते हैं ना कि पहले के, आज के तौर पे भी हम देखते हैं कि जो हमारे ग्रामीण परिवेश के, मैं भी ग्रामीण परिवेश का हूँ, वहां पर लोगों को धोती कुर्ता पहनने का एक शौक होता है। अब तो जो नए लड़के हैं वो तो पैंट शर्ट है या फिर जीन्स पहनते हैं, लेकिन उस समय पर, पहले के टाइम पर चाहे कोई भी हो, कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता पहनते थे। लेकिन इंग्लैंड का जो सूती वस्त्र था वो इतना ज्यादा बढ़ता गया कि उनको भारत जैसे उपनिवेशों की जरूरत थी। अब उपनिवेशों की जरूरत थी तो वहां पर जब वो चीजें पहन ही नहीं रहे तो उसका क्या होगा? तो यहाँ पर एक तरीके से सांस्कृतिक तौर पर परिवर्तन हुआ। अब पैंट शर्ट को जो है वो प्रेफरेंस करी, मॉडर्न जमाने की बातें की गई। और साहब ये क्या किया? अब आप सोचो एक बार, आप सोचते हो ना साहब नई नई चीज खरीदेंगे अपन तो जीन्स पहनेंगे, पैंट नहीं पहनेंगे। पैंट तो पुराने लोग पहनते थे। अरे जीन्स जो थी उसका आविष्कार की अगर मैं आपको बात करूं तो अनऑफिशियली तौर पर ये कह सकते हैं कि साहब जीन्स जो है वो तो मजदूरों के लिए बनाई गई थी। जो कोयले की खान में मजदूर काम करते थे उनके लिए जीन्स बनाई गई थी। तो सोचो भैया,
मजदूरों के लिए वो बनाई गई थी। अब जो है इसका फैशन चल गया है, इस वजह से लोग इसको इतना पहनने लगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं साहब कि परिवहन के साधनों के अंदर आविष्कार कैसे हुआ। इस बात को ध्यान से समझो। देखो कोई भी चीज है, जैसे समझ लो कि साहब सूती वस्त्र है। अब साहब सूती वस्त्र बढ़िया तौर पर बन गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन इस सूती वस्त्र को दूसरे इलाकों के अंदर भी तो पहुंचाना पड़ेगा, और अगर दूसरे स्थान के ऊपर हमें पहुंचाना है तो क्या हाथ में पैदल लेकर थोड़ी जाएंगे। उसके लिए हमें देखने को मिलेगा कि सब परिवहन के साधन जो है वो शानदार होने चाहिए। अब परिवहन के साधनों के अंदर भी हमें बड़े बड़े आविष्कार देखने को मिले, जैसे कि अमेरिका के रॉबर्ट फुल्टन ने 1807 के अंदर वाष्प चलित क्लोमेट नामक नौका का आविष्कार किया। 1814 के अंदर जॉर्ज स्टीफेंस ने भाप इंजन रॉकेट का आविष्कार किया, और इसकी सहायता से रेल की पटरियों पर सामान जो था वो बड़ी आसानी से खींचा जा सकता था। स्थिति हमें तब बेहतर देखने को मिली जब 1830 के अंदर मैनचेस्टर और लिवरपूल के मध्य जो है प्रथम रेलगाड़ी चलेगी। अब रेलगाड़ी अपने आप में बढ़िया फायदेमंद चीज हो गई। कैसे? देखो नौकायान जो थे, वो शिप जो थे, वो तो बड़े स्तर पर चल ही रहे थे, लेकिन अब रेलगाड़ी से फायदा क्या हुआ कि साहब जो जो स्थल मार्ग है, थल मार्ग जो है वहां पर बड़ी आसानी से और सस्ते दर के अंदर जो है एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारा सामान जो है वो पहुंचाया जा सकता है। इसी के संदर्भ में हम देखते हैं 1830 में तो इंग्लैंड के अंदर, और 1853 के अंदर भारत के अंदर मुंबई से थाने तक जो है वो पहली रेलगाड़ी चलाई। अब आप सोचो कि अंग्रेज जो है वो भारत के अंदर ऐसे चीजें क्यों ला रहे थे? अरे भाई उनको भारत का व्यापार बढ़ाना था, और भारत का क्या व्यापार, खुद का व्यापार बढ़ाना था। खुद का व्यापार बढ़ाएंगे तो उनका फायदा हो जाएगा, इस वजह से उन्होंने रेलगाड़ी भारत के अंदर भी लेकर। 1880 के अंदर पेट्रोल इंजन का यहाँ पर आविष्कार हुआ, जिससे ऑटोमोबाइल उद्योग जो था वो तेजी से गति दी। अब ऑटोमोबाइल उद्योग जो था वो भी पूर्णतः फलता फूलता गया। 1839 के अंदर चार्ल्स गुडियर ने रबर का वल्कनीकरण यानी वुल्केनाइजेशन किया, जिससे रबर टायर का निर्माण हुआ। इससे परिवहन को जो है वो सरल बना दिया गया, और हमें देखने को मिलता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो थी वो अपने आप में पूर्णतः बढ़ती गई, क्योंकि अगर परिवहन बढ़िया होगा तो अपने आप में ही व्यापार जो है वो बड़े स्तर पर फलेगा फूलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे साहब सड़क व नहर निर्माण। अब सब सड़क के अंदर भी हमें बदलाव देखने को मिलते हैं। पहले कच्ची सड़कें थी, अब सड़क के अंदर भी हमें मैक एडमाइज्ड रोड देखने को मिली, जिससे जो सड़क थी वो पक्की बनने लगी। सामान जो था वो बड़ी आसानी से ले जाया गया। नहर निर्माण भी बड़े स्तर पर किया गया। इस बात को देखिए, स्कॉटलैंड वासी मैकाडम ने सड़क निर्माण का आविष्कार किया। इसमें नीचे भारी पत्थर और फिर मध्यम व अंत में छोटे पत्थर और सबसे ऊपर जो है वो मिट्टी डाल अच्छी सड़कों का यहाँ पर निर्माण किया गया। ये अच्छी सड़कें जो थी वो परिवहन के लिए बड़ी फायदेमंद साबित हुई। ब्रिटल नामक इंजीनियर ने कोयले से सस्ते परिवहन से 1761 के अंदर ब्रिज वाटर नहर बनाई। इससे परिवहन के सस्ते साधन नहरों का निर्माण को प्रेरणा मिली, और इससे परिवहन जो था उसकी लागत आधी से भी कम रह गई। अब नहरों का दोनों काम इंपॉर्टेंट थे साहब, एक तो कृषि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, और दूसरी सब परिवहन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। किस प्रकार हमें देखने को मिल रहा है कि सब आधे से भी कम दरों के अंदर जो है वो सामान ले जाया जा सकता था। इकोनॉमिक भी हुई, फायदेमंद भी हो। 1869 के अंदर फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड व लेप्सिस ने भूमध्य सागर व लाल सागर को मिलाने वाली स्वेज नहर का निर्माण किया। अब ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने वाली बात है। यह नहर यूरोप को एशिया व्यापार की दृष्टि से क्रांतिकारी सिद्ध हुई, और इसने भारत व यूरोप की मध्य दूरी को 1/3 से कम घटा दी। अब देखो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक वर्ल्ड मैप बनाता हूँ। देखो ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है ये एक सिर्फ पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। देखो ये तो हो गया साहब उत्तरी अमेरिका, ये हो गया साहब दक्षिणी अमेरिका। ये हम मानेंगे साहब यूरोप और एशिया को भी यहीं मिला देते हैं। ये अपन मानेंगे साहब ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया क्या, अपना अफ्रीका, अफ्रीका। और ये अपन मानेंगे साहब हमारा ऑस्ट्रेलिया, और यहां पर अपन गल्फ कंट्रीज को मानेंगे। अब हमें देखने को मिलता है साहब कि ये तो है यूरोप, और ये है साहब एशिया। अब उस समय पर उत्तरी अमेरिका तो इतना ताकतवर था नहीं, दक्षिणी अमेरिका भी बिल्कुल ताकतवर नहीं था, अफ्रीका के अंदर हमें स्थिति दयनीय थी। जो दो बड़े कॉन्टिनेंट थे वो थे साहब यूरोप और एशिया। अब यूरोप और एशिया अपने आप में बड़े ताकतवर थे। कैसे साहब? कि दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध थे। पहले के टाइम पर एशिया से सामान यूरोप जाता था, अब हमें देखने को मिला जब औद्योगिक क्रांति हुई यूरोप से सामान जो है वो एशिया आएगा। अब स्थल मार्ग से अगर जाएंगे तो साहब पहाड़ी दर्रे मिलेंगे, काफी सारी समस्या आएंगी। तो जो पानी का मार्ग था वो हमें देखने को मिल रहा है कि एक तो केप ऑफ गुड होते हुए और फिर कैलिकट जो कि वास्को डिगामा आया 1498 के अंदर। स्थिति हुई कि साहब जब सुएज नहर जो है वो पूर्णतः बन गई तो अब डायरेक्ट यूरोप और एशिया जल मार्ग से पूर्णतः बन गए। अब हमें देखने को मिला कि साहब भूमध्य सागर जो था वो व्यापारिक दृष्टि से अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। और मैं कहूंगा कि साहब आज भी अगर कोई ऐसा क्षेत्र जो व्यापारिक दृष्टि से अपना इंपॉर्टेंट है तो साहब वो भूमध्य सागर है। उसका सामरिक महत्व तगड़ा है, उसका व्यापारिक महत्व तगड़ा है, उसका भौगोलिक महत्व तगड़ा है। ये हमें इंपॉर्टेंट तौर पे देखने को मिलता है।
अब चर्चा करते हैं और बात करते हैं साहब कृषि क्षेत्रों के बीच में कि कृषि को लेकर क्या बड़े बड़े परिवर्तन। ड्रिल मशीन जो बीजों को बोने का काम करती थी, इसके आविष्कार जो थे वो जेथ्रोटल द्वारा किया गया। टाउनशेड ने फसलों को बदल बदल कर बोने का सुझाव दिया। इससे जमीनों की उर्वरता बढ़ती गई, साथ ही साथ में जमीन को खाली रखने से भी मुक्ति मिल गई। इससे फसल का उत्पादन जो था वो पूर्णतः बढ़ गया, फसल का उत्पादन पूर्णतः बढ़ गया। आर्थर यंग नामक धनी किसान द्वारा छोटे छोटे खेतों को मिलाकर बड़े खेतों को जोतने का प्रस्ताव किया। इसको एनल्स ऑफ द एग्रीकल्चर नामक पुस्तक भी निकाली, जिसमें विस्तृत खेती का एक बड़ा लाभ जो है वो गिनाए गए। अब स्थिति ये हुई कि देखो ये पूरा का पूरा एक क्षेत्र है, अब इसके अंदर ऐसे खेत है, छोटे छोटे खेत, ऐसे कर करके खेत। अब आर्थर यंग ने क्या किया कि भाई अगर आप अलग अलग खेतों को जोतोगे तो उसके अंदर हमें कृषि को लेकर इतनी बढ़ोतरी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि किसान बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो क्यों ना इस पूरे के पूरे क्षेत्र को एक ही किसान जो है वो अपने अंदर ले ले, पूरे के पूरे खेत को एक ही किसान जो है वो अपने अंदर ले ले। और फिर स्थिति के अंदर क्या परिवर्तन आए कि सब पूरा का पूरा एक ही खेत बन जाए। जब एक खेत एक किसान के पास होगा तो हमें देखने को मिलेगा कि सब किसानी भी शानदार होगी, कृषि के अंदर बढ़ोतरी होगी, और हमें देखने को मिला कि इससे पूरी की पूरी जो उत्पादकता है, कृषि स्तर की जो उत्पादकता है वो अपने आप में पूर्णतः बढ़ जाएगी। 1792 से 1815 के बीच बाड़ेबंदी कानून लागू किया गया, जिसमें एक तरफ तो फसलों का उत्पादन बढ़ा और दूसरी ओर छोटे किसान जो थे वो खेती से दूर हो गए। इस कारण उन्हें शहरों के अंदर उन्मुख होना पड़ा। वहां इन्हें मजदूर के रूप में कम मजदूरी पर कारखानों में काम करने दिया और इससे औद्योगिक विकास को पूर्णतः गति मिल गई। अब देखो यार, ये सारा का सारा पॉइंट जो है वो अपने आप में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। देखो सबसे पहले छोटे छोटे किसान थे, अब सब छोटे छोटे किसानों से उत्पादकता आ नहीं रही थी, तो बाड़ाबंदी कानून आया और छोटे किसान अपने आप में पूर्णतः खत्म हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ कौन बचे, तो भैया बड़े किसान बचे, बड़े किसान बचे। अच्छा अब क्या करें, तो साहब ये जो बड़े किसान थे उन्होंने तो अपनी खेती को और बढ़ा दिया, लेकिन छोटे किसान कहाँ जाए। ये छोटे किसान अब गांवों को छोड़कर और कहाँ जाने लगे, तब शहर जाने लगे, काम ढूंढने तो शहर ही जाएंगे। और शहर जब गए तो इनको दिखे कारखाने, और कारखानों में सबसे ज्यादा जरूरत किसकी थी, तब मजदूरों की जरूरत थी। तो ये जो छोटे किसान थे वो अपने आप में मजदूर के तौर पर भी काम करने लगे, जिससे वर्क फोर्स जो था वो अपने आप में ताकतवर हो। जस्टिन बॉब लिविंग नामक जर्मन रसायन शास्त्री ने फसलों हेतु पोटाश, नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरकों को आवश्यक बताया। इसको अपनाने से उपज अत्यधिक जो है वो वृद्धि हुई। 1793 के अंदर अमेरिकी निवासी विटने ने अनाज से भूसे को अलग करने वाली मशीन का यहाँ पर पूर्णतः आविष्कार किया। अभी इस मशीन से आसान कृषि जो थी वो और ज्यादा आसान हो गई। यानी हम देखेंगे ये सब कि चाहे कृषि हो, चाहे हमें देखने को मिलेगा कि सूती वस्त्र हो, परिवहन हो, इन सब के अंदर बड़े बड़े आविष्कार हुए, बड़े बड़े नवीन परिवर्तन हुए, जिन्होंने औद्योगिक क्रांति को बढ़ाया, उसकी शुरुआत करवाई। और औद्योगिक क्रांति को सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं पूरी की पूरी यूरोप के अंदर फैलाया। पर इस औद्योगिक क्रांति जब इतनी बढ़ रही थी तो क्या इसके कुछ प्रभाव भी हुए, तो हाँ साहब हमें इसके बड़े बड़े प्रभाव देखने, हमें इसके आर्थिक प्रभाव तो देखने को मिलते ही हैं, साथ साथ में इसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। अब सामाजिक प्रभाव की बात करूं तो देखो हमें देखने को मिलेगा कि जो वर्ग थे वो उसके अंदर बड़ा परिवर्तन हुआ, कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहले कृषक थे, राजतंत्र के लोग थे, सरकारी लोग थे और दूसरे काम करने वाले लोग थे, लेकिन अब धीरे धीरे एक मध्यम वर्ग का अपने आप में उदय हो जाएगा। अब मजदूर वर्ग का अपने आप में उदय हो जाएगा, क्योंकि जो छोटे किसान गांव छोड़कर, खेती छोड़कर शहरों की तरफ बढ़े, वो मजदूरों का तौर पे काम करें। राजनीतिक तौर पर हमें बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे कि इंग्लैंड जो था वो यूरोप की राजनीतिक शक्ति बनने लग जाएगी। आर्थिक स्थिति के अंदर बड़ी बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो पहले हम प्रभाव देखते हैं साहब, सामाजिक प्रभाव। औद्योगिक क्रांति ने संयुक्त प्रथा, परिवार प्रथा को पूर्णतः तोड़ दिया। औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों की संख्या के अंदर वृद्धि कर दी। इस कारण उन्हें अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों तथा गंदी बस्तियों के अंदर रहने पर मजबूर किया गया। और आपने देखा होगा जो कच्ची बस्ती का कॉन्सेप्ट होता है, जिसको अंग्रेजी भाषा के अंदर स्लम कहा जाता है, उसकी भी शुरुआत हमें पूर्णतः इसी से देखने को मिलती है। श्रमिकों को लिंग भेद के आधार पर पुरुषों को अधिक और महिलाओं को एक समान कार्य करने पर भी कम वेतन दिया जाता था। बच्चों से 16 घंटे तक बंधुआ मजदूरी के रूप में कार्य करवाया जाता था, जो कि आप सोचो कि साहब वे बच्चे जो अपने गांव में रहते थे, उनके पिताजी किसानी किया करते थे, उनके जीवन के अंदर तो बदलाव हो गया, वो 16-16 घंटे काम कर। औद्योगिक क्रांति ने मध्यम वर्ग व श्रमिकों को संघर्ष की प्रेरणा देते हुए उन्हें अपने अधिकारों की मांग हेतु सजग किया। इस बढ़ी हुई सामाजिक चेतना ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मूलभूत अधिकारों के संबंध में मध्यम वर्ग व श्रमिकों को अपनी शक्ति का पूर्णतः एहसास कराया, जिससे हमें बड़ा फायदा यहाँ पर पूर्णतः देखने को मिलता है।
औद्योगिक क्रांति ने मालिक व श्रमिकों के संबंध को पूर्णतः बदल कर रख दिया। ये अब नजदीकी संबंधों पर आधारित थे। कारखानों के मालिक पुरानी घरेलू व्यवस्था के विपरीत अपने कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों से व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं थे। पहले तो साहब ऐसा था कि जो लोग काम कर रहे हैं वो एक घर के अंदर ही कर रहे हैं, तो आस पड़ोस से काम करने के लिए बुला लिया, कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब मालिक और मजदूर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप जो था वो बन चुका था। ये इतना अधिक और अधिक शोषण कर अधिकाधिक लाभ कमाने के इच्छुक थे। उन्हें अधिक काम के बदले कम से कम मजदूरी दी जाती थी। औद्योगिक क्रांति से नगरों की जनसंख्या के अंदर अत्यधिक वृद्धि हुई। अधिकांश जनसंख्या श्रमिकों की थी जो कारखानों के पास में कच्ची बस्तियों के अंदर निवास किया करते थे। लंदन, ऐसा कहा जाता है कि साहब लंदन अपने आप में अमीरों का शहर था, लेकिन जैसे ही आसपास के गांव से श्रमिक आए तो हमें देखने को मिला कि लंदन के भी दो हिस्से हो गए, एक गरीबों का लंदन, एक अमीरों का लंदन। गरीबों का लंदन जहां पर कारखानों के मजदूर रह रहे हैं, जहां पर कच्ची बस्तियां हैं। अमीरों का लंदन जहां पर राजतंत्र जो है वो स्थापित है। इन वस्तुओं में स्वास्थ्य संबंधी समस्या और अनैतिकता जो थी उसके अंदर बढ़ोतरी हुई। शुद्ध पेयजल और स्वस्थ वातावरण के अभाव में बस्तियों के संक्रामक रोगों के अंदर पूर्णतः बढ़ोतरी हुई और इन रोगों से सामाजिक बड़े परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति ने श्रमिकों की संख्या के अंदर वृद्धि कर दी। इन श्रमिकों का कारखानों में अत्यधिक शोषण होता था। इस कारण श्रमिकों को अपनी सुरक्षा हेतु संघ के रूप में संगठित होना पड़ा। अब ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। आपने मजदूर संघ कभी देखे होंगे किसी फैक्ट्री के बाहर, ऐसा बड़ा सा लिखा हुआ होता है कि सब मजदूर संघ। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग संघ बनाए जाते हैं। तो अब जब मजदूरों का इतना ज्यादा शोषण हुआ तो उनको शोषण के लिए आवाज उठाने की यहाँ पर बात की गई और उन्होंने अपने अपने संघों का निर्माण किया गया। तो वो बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। यह लेबर पार्टी अर्थात श्रमिक संघों की शुरुआत की गई जो विशेषाधिकार युक्त कारखानों के मालिकों के विरुद्ध अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष करने थे। इस कारण सरकार को श्रमिक कानून बनाने पड़े और ये जो श्रमिक कानून थे वो अपने आप में शुरुआत में तो फायदेमंद थे, लेकिन बाद में ये भी शोषणकारी बनते। ये कानून महिलाओं और श्रमिकों की स्वास्थ्य साथ साथ में आर्थिक हितों की सुरक्षा के ध्यान रखते हुए बनाए गए थे, क्योंकि महिलाओं को जो है वो सामान्य वेतन नहीं मिल रहा था, स्वास्थ्य की स्थितियां बड़ी दयनीय थी। इस वजह से हमें देखने को मिला कि ऐसे कानून बनाए गए। अब हम देखेंगे साहब राजनीतिक प्रभाव। आप कहोगे साहब आर्थिक प्रभाव होना चाहिए, राजनीतिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव तो था ही था, लेकिन राजनीतिक प्रभाव बड़े स्तर पर पड़ा। कैसे? औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन के अंदर अत्यधिक वृद्धि कर दी। इस वृद्धि ने उत्पादित माल की खपत के लिए नए नए देशों की खोज व उन पर उपनिवेश बसाने की भावना को जो है वो पूर्णतः उत्पन्न किया। उपनिवेशिक बसाने की भावना को पूर्णतः उत्पन्न किया। साथ साथ में हम देखते हैं कि इससे औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार हुआ और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा जो थी वो पूर्णतः तेज हुई। इस व्यापारिक प्रतिस्पर्धा ने पहले इंग्लैंड और फ्रांस को प्रतिद्वंदी बनाया और बाद के अंदर इंग्लैंड और जर्मनी को शत्रु जो है वो पूर्णतः बना दिया। क्यों? क्योंकि देखो व्यापारिक तौर पर जो थी वो ताकत, जिसकी ताकत व्यापार के अंदर होगी वो यूरोप का बादशाह बनेगा। पहले तो साहब फ्रांस के अंदर बड़ी व्यापारिक हमें देखने को मिलता है प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन साथ साथ में इंग्लैंड और जर्मनी को जो था इन्होंने अपने आप में शत्रु बना दिया कि साहब यूरोप की ताकत कौन थी। इसी औद्योगिक औपनिवेशिक साम्राज्य पर अधिकार को लेकर प्रथम विश्व युद्ध हुआ और दूसरी और उपनिवेश के अंदर हमें देखने को मिलता है कि मात्र देश द्वारा अत्यधिक शोषण की नीति यहां पर पूर्णतः अपनाई गई। अब हर एक यूरोप का देश चाहता था कि साहब हमारा व्यापार अगर बढ़ाना है तो तीन चीजें होनी चाहिए। शानदार व्यापार होना चाहिए, हमारी सैनिक ताकत होनी चाहिए और एक शानदार उपनिवेश होना चाहिए जिससे हम कच्चा माल करें, उनके ऊपर शोषण करें, सारे के सारे संसाधन लूट लें। अब यूरोप के अंदर एक प्रक्रिया सी चल गई, एक प्रवृत्ति सी चल गई जिसके अंदर हर एक देश जो था वो पूर्णतः आता जा रहा था और अपनी शोषण करने की नीति को बढ़ाता जा रहा था। औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों और मध्यम वर्ग को अपने अधिकारों को लेकर अत्यधिक सजग कर दिया। इस कारण वे दल के अंदर संगठित हो गए और राजनीतिक अधिकारों की यहां पर पूर्णतः मांग करने लगे। मैंने आपको ये बात बताई कि साहब मजदूर वर्ग जो था उसका अपने आप के अंदर उदय हुआ। क्यों? क्योंकि पहले तो राजतंत्र था, किसानी किया करते थे, लोग सामान्य थे। अब हमें देखने को मिलता है जो श्रमिक आए उन्होंने मजदूर संघ के निर्माण किया। क्यों? क्योंकि उनका शोषण बड़े स्तर पर हो रहा था। कई नगरों का निर्माण जो है वो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ही पूर्णतः हुआ। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यहां पर हुआ। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कहूंगा तो लैंकाशायर, एग्जांपल के तौर पर मैं कहूंगा तो मैनचेस्टर। ये सारे के सारे क्षेत्र जो थे वो अपने आप में वस्त्रों की वजह, सूती वस्त्र या कहूंगा सब जो औद्योगिक क्रांति के गढ़ बनते गए, उन नगरों का उदय जो था वो औद्योगिक क्रांति की वजह से। इन नगरों को संसद के अंदर प्रतिनिधित्व नहीं था, अतः प्रतिनिधित्व भेजने की मांग ने जोर पकड़ा। इस कारण इंग्लैंड के अंदर 1867 के अंदर नगरीय मजदूरों को मताधिकार जो था वो देना पड़ा। नगरीय मजदूरों को मताधिकार देना पड़ा। श्रमिकों की सुरक्षा हेतु हमें देखने को मिलता है काम के घंटे जो थे वो पूर्णतः तय किए गए, क्योंकि मजदूर संघ जो थे वो इतने ताकतवर होते जा रहे थे कि अब वो राजनीतिक तौर पर दबाव बना रहे थे। वे एक दबाव समूह के तौर पर कार्य कर रहे थे। अब उन्होंने कहा कि साहब हमारे जो शोषण हो रहा है, काम के जो घंटे हैं वो हमारे कम किए जाए। न्यूनतम मजदूरी भी निश्चित की गई। बाल श्रमिकों की सुरक्षा हेतु नियम बनाए गए। अब शासन लोक कल्याण की नीति को स्वीकार करने लगा, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि अगर लोक कल्याण नहीं करेंगे तो साहब उग्र हो जाएगा प्रदर्शन और हो सकता है एक बड़ी क्रांति भी हो जाए। यानी राजनीतिक प्रभाव और सामाजिक प्रभाव। अब इनके बाद हमें देखने को मिलते हैं सब आर्थिक प्रभाव।
बड़े आर्थिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। कौन कौन से आर्थिक प्रभाव? सब पहला हमें देखने को मिलता है कि औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवाद को पूर्णतः बढ़ावा किया। और साहब ये जो पूंजीवाद और साम्यवाद की लड़ाई थी उसने तो पूरी की पूरी दुनिया को ही बदल के रख दिया। कैसे कि साहब पूंजीवाद के अंदर कि व्यापार जो था वो पूर्णतः कैसा होना चाहिए? साहब व्यापार जो होना चाहिए मुक्त होना चाहिए, पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। व्यापार के ऊपर जो है वो किसी का भी दबाव नहीं होना चाहिए। तो एक फ्री मार्केट सिस्टम जो है पूरी तरीके से उसको बनाने की कोशिश करी, पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। बड़ी बड़ी संयुक्त कंपनियां जो थी उनकी स्थापना की गई। बैंकिंग प्रणाली ने ऋण की सुविधाएं उपलब्ध करा, व्यापार को पूर्णतः बढ़ावा दिया। जब बैंकिंग सिस्टम जो था वो अपने आप में ऋण देगा तो व्यापार अपने आप में बढ़ेगा। यह पूंजीवाद एक और देश की ओर राष्ट्रीय आय की बढ़ोतरी कर रहा था, मगर दूसरी ओर शोषण का घिनौना रूप भी प्रस्तुत कर रहा था, जिसका गवाह जो था वो श्रमिक वर्ग था। इसी औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन को वर्कशॉप, विश्व की भट्टी और विश्व का मालवाहक व बैंकर जो था वो पूर्णतः बना दिया, पूर्णतः वहां पर बना दिया। अब स्थिति होगी साहब वर्ग संघर्ष की। क्यों वर्ग संघर्ष की? इस बात को देखो देखो अब स्थिति क्या हुई कि साहब किसी भी देश के अंदर, या चलो अपन इंग्लैंड का एग्जांपल दे देते हैं, हमें वहां पर वर्ग जो था वो दो पार्ट्स के अंदर बट गया। कैसे साहब? संसाधन को लेकर दो पार्ट्स के अंदर पूर्णतः बट गया। संसाधन, और मैं इसके साथ में ताकत भी जोड़ देता हूं। ताकत का मतलब हो गया साहब राजनीतिक सामाजिक ताकत सारी। एक तो वर्ग जिसके पास संसाधन जो थे वो बिल्कुल नहीं थे, जो कि अपने आप में कमजोर वर्ग था, जैसे कि मजदूर वर्ग हो गया। एक वर्ग जिसके पास संसाधन, राजनीतिक ताकत, सामाजिक ताकत सभी थे, कुलीन वर्ग था, अभिजात वर्ग था, उसके पास संसाधन बड़े थे, जिनके पास पूरी तरीके से वो संसाधन युक्त था। अब इन दोनों के बीच में हमें देखने को मिलेगा कि टकराव की स्थिति आएगी। क्यों? क्योंकि सारे के सारे संसाधनों के ऊपर हिस्सा किसका है? इस वर्ग का है। और संसाधन होने किसके चाहिए? जनसंख्या ज्यादा किसकी है? तब उसकी है, तो उसके पास तो कोई संसाधन है। इस वजह से दोनों के बीच में वर्ग संघर्ष चलेगा। औद्योगिक क्रांति ने जहां एक तरफ उत्पादन के अंदर वृद्धि कर राष्ट्रीय आय की बढ़ोतरी कर दी, वहीं दूसरी ओर मालिक व मजदूरों के संबंधों के अंदर संघर्ष की स्थिति पूर्णतः उत्पन्न कर दी। इंग्लैंड के अंदर पूंजीवाद के समर्थक विचारकों ने व्यापार में राज्य के हस्तक्षेप का सिद्धांत दिया और मुक्त व्यापार का समर्थन किया। साथ साथ में हमें देखने को मिलता है कि ये विचारक राज्य द्वारा व्यापार को नियंत्रित करने हेतु राज्य द्वारा बनाए जाने वाले नियमों के पूर्णतः विरोध थे। उन्होंने समझाने की कि जैसे आप जो राज्य का हस्तक्षेप है वो अपने आप में पूर्णतः गलत है। व्यापार कैसा होना चाहिए? मुक्त व्यापार होना चाहिए। और अगर आप कानून बनाओगे तो वो पूरी तरीके से व्यापार को तोड़ेगा, मरोड़ेगा, और व्यापार की स्थिति अपने आप में दयनीय हो जाएगी। साथ साथ में हमें देखने को मिलता है कि फ्रांस में तुर्गो और इंग्लैंड के अंदर एडम स्मिथ मुक्त रूप से व्यापार का समर्थन करते थे। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ द नेशन के अंदर मजदूरों की दशा को स्वाभाविक बताया। मजदूरों के कल्याण हेतु समाजवाद की भावना जो थी वो पूर्णतः पनपती गई। अब समझ में आया कि साहब समाजवाद, कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है वो सही होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो संसाधन है ही नहीं। ये जो ताकतवर वर्ग है ये हमारा एक तरीके से शोषण कर रहे हैं, तो इससे समाजवाद की जो है वो भावना पूर्णतः उत्पन्न हुई। समाजवाद से तात्पर्य है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समान योग्यता के अनुसार पद, समान अवसर, समान वेतन तथा न्यूनतम मजदूरी इत्यादि से इसके आवश्यक जो थे वो पूर्णतः तत्व। इसने मजदूर को एकत्रित हो पूंजीवाद का विरोध करने को पूर्णतः यहाँ पर प्रेरित किया। पूंजीवाद का विरोध करने को पूर्णतः प्रेरित किया। ये व्यक्तिवाद के विरुद्ध सामाजिक संघर्ष था। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड, इटली आदि पूंजीवाद के समर्थक व चीन, रूस, कोरिया आदि समाजवाद के जो थे समर्थक बनते गए और वर्ग संघर्ष बढ़ता गया। धीरे धीरे हम देखेंगे कि दुनिया ही पूर्णतः दो भागों के अंदर बट जाएगी। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो सब साम्यवाद, समाजवाद का धड़ा उठा रखा था रूस ने, और पूंजीवाद का धड़ा उठा रखा था अमेरिका ने। ब्रिटेन का तो थोड़ा सा पतन हो जाता है, कमजोर हो जाता है, अमेरिका एक ताकत बन जाता है। सब वो संघर्ष जो था वो चलता जाता है। 1990 तक आते आते जब हम देखते हैं कि शीत युद्ध चलता जाता है, स्थिति दयनीय होती जाती है। 90 के अंदर यूएसएसआर का पतन हो जाता है और वो रशिया टोटली बन जाता है। तो आज की क्लास यही थी कि औद्योगिक क्रांति समझने की कोशिश करिए एक नई दृष्टि से। सोचो भाई, उद्योग का जुड़ाव जो था वो समाज से भी था, राजनीति से भी था। बड़ा अच्छा चैप्टर था, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक ही। आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहे, इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान।